नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ जगह पर थोड़े बहुत चुनाव की प्रक्रिया बाकी है, वो अपने प्रक्रिया में चल रहे हैं, लेकिन उससे अभी जो संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव उस पर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। और यह जो संपन्न हुआ राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही शानदार ढंग से और शानदार नंबर से जीतकर अपने देश का फिर से हीरो बन गए हैं। और अब वह अगले साल जनवरी में नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अपना यानी कि सरकार चलाने की टीम बना रहे हैं, यानी कि जिसे गवर्नमेंट का कैबिनेट कहा जाता है, वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे फेरबदल देखने को मिल सकता है। फेरबदल से मतलब है कि जो अभी जो बाइडेन का सरकार चल रहा था, उनके अंडर जो मंत्री काम कर रहे थे, उन नामों को अब आपको सुनने को इस गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। उसी के तहत कुछ ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है जिनका नाम सुनते ही चीन, पाकिस्तान जैसे देश टेंशन में आ जाते हैं, या यूं कहें कि उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। चलिए इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अपना कैबिनेट बना रहे हैं तो उस कैबिनेट में वैसे तो बहुत से प्रमुख नाम हैं, पर एक नाम अभी बहुत ही चर्चा में है, वो है माइक वाल्ट्ज, क्योंकि कहा जाता है कि यह चीन पाक के कट्टर दुश्मन है। माइक वाल्ट्ज भारत के लिए तो पकिया यार हैं, और ऐसे ही या कोई हवाई बात नहीं है, यकीन नहीं तो साल 2021 वाली बात जान लीजिए। चलिए आपको सब बताता हूं विस्तार पूर्वक। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अमेरिका का नया NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। माइक वाल्ट्ज के NSA बनने से चीन जरा भी खुश नहीं होगा। वहीं भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला सही दिख रहा है। इसकी वजह है माइक वाल्ट्ज का पाकिस्तान और चीन को लेकर के स्टैंड। जी हाँ, साल 2021 में माइक वाल्ट्ज ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे यह समझ आ गया कि उनके NSA बनने से भारत को फायदा ही होगा और पाक चीन की टेंशन। I think this is part of a much bigger picture here, and what we're dealing with, to be clear, is the Chinese Communist Party, not the Chinese people. Chinese Communist Party, the CCP, are not our friends. They seek to dominate the world. They seek a new world order with America subservient to China. This is not my words. These are their words and their leadership's words. And they're trying to do it economically and through technology than before they dominate us militarily. How are they doing that? Three ways. Number one, they've infiltrated our university systems. These students and these research professors are forced to vacuum up technology and send it back to the Chinese military. Number two, they're doing it through cyber, either through the ability to attack our infrastructure or to steal our intellectual property. And then number three, and this is what I'm so worried about in the wake of COVID, is they're actually buying up distressed American companies that are going bankrupt in key technology sectors and stealing the technology that way. We have to put a stop to this, and I've introduced legislation in all three of those areas. But we have to, Jillian, this should be a wholesale rethink of how we treat the Chinese Communist Party. We need to think about them like the Soviet Union, and that we are in a Cold War, and the wake of all of this is going to be part of that. 2021 में माइक वाल्ट्ज ने अपना प्लान बता दिया था कि कैसे भारत की दोस्ती से अमेरिका अपने दुश्मनों को साध सकता है। उन्होंने कहा था कि चीन पाक गठजोड़ भारत और अमेरिका के लिए सुरक्षा जोखिम है। उन्होंने वैश्विक मजबूती के लिए भारत के साथ गठबंधन का समर्थन किया था। उनकी बातों से लगता है कि वह भारत को अमेरिका का कितना अहम साझेदार मानते हैं। दरअसल माइक वाल्ट्ज ने 2021 में निक्की हेली के साथ एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने दुनिया में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने वाले संबंधों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उन्होंने लिखा था, इसकी शुरुआत भारत के साथ होनी चाहिए, अब गठबंधन बनाने का समय आ गया है। उन्होंने लिखा, एक परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के नाते भारत के पास 10 लाख से अधिक सैनिक हैं, नौसेना लगातार मजबूत हो रही है और अंतरिक्ष कार्यक्रम भी शीर्ष स्तर पर है। अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग का इतिहास रहा, ऐसे में भारत एक मजबूत सहयोगी होगा। भारत के साथ गठबंधन से दोनों देश अपनी वैश्विक ताकत को बनाए रखेंगे और उसका विस्तार भी कर पाएंगे, और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यह अमेरिका को अफगानिस्तान में संभावित आतंकवादी खतरों के लिए एक वास्तविक रक्षा बल बनाने के साथ साथ चीन का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक वाल्ट्ज और हेली ने ताजिकिस्तान में फरखोर एयरबेस को लेकर भी भारत की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी हमले करने के लिए नजदीक का एकमात्र एयरबेस है। उनका तर्क है कि गठबंधन से भारत अमेरिका को अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच की अनुमति दे सकता है। आगे उन्होंने लिखा था, अब हमारे पास एक ही साझेदार है जो अफगानिस्तान पर प्रभावी ढंग से नजर रख सकता है।
यह वही साझेदार है जो चीन के दक्षिणी हिस्से पर नजर रख सकता है, और वह है भारत। उन्होंने यह भी लिखा कि अमेरिका भारत गठबंधन हमें चीन पर बढ़त दिलाएगा। उन्होंने आगे लिखा था, अमेरिका की तरह भारत भी यह मानता है कि चीन तेजी से बढ़ता खतरा है। चीन न केवल अफगानिस्तान से हमारे जाने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो भारत पर उसकी अपनी सीमाओं पर भी दबाव बना रहा है। यह अमेरिका और भारत दोनों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आगाह किया कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती साठगांठ भारत और अमेरिका दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा करती है। भारत के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन उसकी सीमाओं पर दो तरफा संघर्ष के खिलाफ एक मजबूत ढाल होगा। वहीं अमेरिका के लिए यह गठबंधन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, जो आतंकवाद का एक सरकारी प्रायोजक है और अब चीनी निवेशों से मजबूत हो रहा है। अपने देश पर फिर से हमला करने वाले आतंकी महाशक्ति बनने से किसी को रोकना है तो हमें एक नए साथी की जरूरत है। माइक वॉल्ज का एनएसए बनना पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसकी वजह है कि उनका आतंकवाद विरोधी रुख काफी सख्त माना जाता है। वह अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी के कार्यकाल में काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद विरोधी प्रमुख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बाहर निकालना चाहते थे, उस समय वॉल्ज ने कड़े शर्तों के बिना सैनिकों को वापस बुलाने का विरोध किया था। इन शर्तों में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक से यह प्रमाण पत्र लेना भी शामिल था कि तालिबान अलकायदा से नहीं जुड़ेगा। वॉल्ज के कार्यकाल में भारत संग दोस्ती को और मजबूत कर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व निदेशक जॉन रैडक्लिफ को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक के रूप में चुना है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय मूल के पूर्व रिपब्लिकन हाउस स्टाफर कश्यप काश पटेल को CIA के प्रमुख के रूप में चुना जाएगा। हालांकि अब ट्रंप ने रैडक्लिफ को CIA का प्रमुख घोषित किया है। रैडक्लिफ ट्रंप के करीबी सहयोगी है, जिन्होंने साल 2020 में अपने पहले कार्यकाल के अंत में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में काम किया था। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पद छोड़ने से 8 महीने पहले मई 2020 में रैडक्लिफ को देश का टॉय जासूस नियुक्त किया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पूर्व सदस्य और टेक्सास के लिए अमेरिकी अटॉर्नी रैडक्लिफ को अपनी पुष्टि के दौरान सीनेट डेमोक्रेट से कोई समर्थन नहीं मिला। ट्रंप ने एक बयान में कहा, क्लिंटन कैंपेन के फर्जी रूसी मिलीभगत को उजागर करने से लेकर FISA कोर्ट में FBI द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को पकड़ने तक जॉन रैडक्लिफ हमेशा अमेरिकी जनता के साथ सच्चाई और ईमानदारी के योद्धा रहे। जब 51 खुफिया अधिकारी हंटर बाइडेन के लैपटॉप के बारे में झूठ बोल रहे थे, तो उनमें से एक जॉन रैडक्लिफ अमेरिकी लोगों को सच्चाई बता रहे थे। हंटर बाइडेन लैपटॉप कांड एक विवादास्पद मामला है जो अक्टूबर 2020 में तब चर्चा में आया जब न्यूयॉर्क पोस्ट ने हंटर बाइडेन के लैपटॉप के बारे में कुछ ईमेल और दस्तावेजों को प्रकाशित किया। हंटर बाइडेन जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं, उन पर आरोप लगाए गए कि उनके व्यापारिक सौदों में नैतिक और कानूनी समस्याएं हो सकती है और उन पर यूक्रेन और चीन जैसे देशों में उनके व्यापारिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए गए। आखिर ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, चलिए इसको भी समझते जरा। कथित तौर पर साल 2019 में हंटर बाइडेन के लैपटॉप को डेलावेयर के एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप पर मरम्मत के लिए लाया गया था। शॉप के मालिक ने दावा किया कि हंटर ने इसे वापस ही नहीं लिया, जिसके बाद उसने लैपटॉप का डेटा देखा और इसे FBI को सौंप दिया। लैपटॉप से निकाले गए डेटा में कथित रूप से ऐसे ईमेल और दस्तावेज शामिल थे जिसमें हंटर बाइडेन के विदेशी व्यापारिक सौदों की जानकारी थी। इन ईमेल में यह भी दावा किया गया कि जो बाइडेन के साथियों और हंटर के बीच संभावित व्यापारिक बातचीत हुई है, जिनमें प्रमुख बिंदुओं को अगर देखा जाए तो पहला व्यापारिक सौदे और जो बाइडेन का संबंध, तो वहीं दूसरी रूसी डिसइंफॉर्मेशन का दावा, तीसरी जॉन रैडक्लिफ का बयान और चौथा सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज, वहीं पांचवा FBI और न्याय विभाग की जांच। इन 5 बिंदुओं को देखने से बहुत सी बातें खुलती है। अगर व्यापारिक सौदे और जो बाइडेन का संबंध के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप डेटा में कई ईमेल, फोटो और दस्तावेज थे जिसमें यह दिखाया गया कि हंटर ने अपने पिता को उपाध्यक्ष रहते हुए कुछ विदेशी व्यापारिक सौदों में उनका नाम इस्तेमाल किया। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने दावा किया कि इन सौदों से जो बाइडेन को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। तो वही रूसी डिसइंफॉर्मेशन का दावा किया गया। उसके मुताबिक जब यह मामला सामने आया तब 51 खुफिया अधिकारियों ने एक खुला पत्र जारी किया जिसमें इस बात का अंदेशा जताया गया कि यह मामला रूसी भ्रामक जानकारी का हिस्सा हो सकता। उनका दावा था कि यह चुनावों को प्रभावित करने की एक साजिश हो सकती है। दोस्तों, यह 51 खुफिया अधिकारियों वाली जो बात है, जो उन्होंने खुला पत्र जारी किया था, यह तब की बात है जब साल 2020 के चुनाव का परिणाम आ गया था
और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और तब यह क्लियर हो गया था कि जो बाइडेन अब नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो अब खुद सोचो कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है अब वह नया राष्ट्रपति भी बनने जा रहा है, तो यह 51 खुफिया अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ जाकर के कैसे कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। बाकी सरकारी तंत्र कैसे काम करता है यह तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं। चलिए, तीसरा है जॉन स्टैकलिफ का बयान। इसका मतलब यानी कि तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रैटक्लिफ ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि खुफिया एजेंसियों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि यह रूस की ओर से कोई फैलाई गई भ्रामक जानकारी है। वहीं सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज की अगर बात की जाए तो ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इस खबर के प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया, यह दावा करते हुए कि इसमें झूठी जानकारी हो सकती है। इसके चलते कई लोगों ने इसे सेंसरशिप कहा और आरोप लगाया कि यह चुनाव में हस्तक्षेप का प्रयास था। जैसा कि आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए तो उसके बाद से ट्विटर ने उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से ही तो एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने खरीद करके फिर से डोनाल्ड ट्रंप को उसमें जोड़ा। FBI और न्याय विभाग की जांच की अगर बात करें तो इस मामले के चलते FBI और न्याय विभाग ने इस लैपटॉप से जुड़े दस्तावेजों की सत्यता और हंटर बाइडेन के व्यापारिक सौदों की जांच शुरू की। हालांकि अब तक हंटर पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर अभी भी कई लोग सवाल उठाते रहे हैं। इस मामले को लेकर आलोचकों का कहना है कि हंटर ने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाते हुए व्यापारिक लाभ उठाया। वहीं जो बाइडेन ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि उनके बेटे के विदेशी व्यापारिक सौदों में उनका कोई लेन देन है। हंटर बाइडेन लैपटॉप कांड एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विभाजनकारी मुद्दा बना हुआ है। 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान इस पर काफी बहस हुई और आज भी यह मामला अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, जो भविष्य की जांचों और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जॉन हमारे देश के दोनों सबसे बड़े खुफिया पदों पर सर्विस करने वाले पहले शख्स होंगे, यानी ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। वह सभी अमेरिकी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए एक निडर योद्धा होंगे, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्चतम स्तर और शक्ति के जरिए शांति सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि 2020 में खुफिया और नेशनल सिक्योरिटी की फील्ड में विशिष्ट उपलब्धि के लिए रैटक्लिफ को नेशनल सिक्योरिटी मेडल मिलना बहुत बड़ा सम्मान था। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में रैटक्लिफ पर डेमोक्रेट और पूर्व खुफिया अधिकारियों ने ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगियों द्वारा राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया था, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप के तत्कालीन प्रतिद्वंदी जो बाइडेन भी शामिल थे। रैटक्लिफ के कार्यालय ने इस आरोप का खंडन किया है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक रैटक्लिफ ने टेक्सास में संघीय अभियोजक के रूप में अपने आतंकवाद रोधी अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।